नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज 1 जुलाई 2024 है और आज से हमारे देश में नए क्रिमिनल लॉ लागू हो चुके हैं। ठीक है, जो पुराने कानून थे वो ख़त्म हो गए हैं और नए क्रिमिनल लॉ लागू हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से सभी को, खासकर ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, उन्हें इन कानूनों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। क्रिमिनल लॉ के बारे में तो मुझे आपको शायद जानकारी होगी। जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये जो 3 कानून हैं, इनको क्रिमिनल लॉ की संज्ञा दी गई है। खासकर जो सीआरपीसी जो चलती थी, जिसमें प्रोसीजर होता था कि कोई केस कैसे चलेगा, कैसे फैसला होगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है। इनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। जो आईपीसी थी उसका नाम भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया है। जो सीआरपीसी थी उसका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रख दिया गया है। और जो एविडेंस एक्ट था उसका वही नाम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दोस्तों, इसके पहले जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस लॉ चलता था, इन कानूनों को अंग्रेजों ने बनाया था। और इनके पीछे बनाने का कारण था भारतीयों को गुलाम बनाना। सन 1857 की क्रांति जब हुई, उसके बाद अंग्रेज हुकूमत हिल गई थी और अंग्रेज़ों ने भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए 1860 में आईपीसी बना दी, 1872 में एविडेंस एक्ट बना दिया और इसी बीच उन्होंने सीआरपीसी भी बना दी। तो कुल मिलाकर अभी तक जो कानून चल रहे थे वो हमें गुलाम बनाने के लिए बनाए गए थे। अब जो नए कानून आए हैं उनमें और पुराने कानूनों में क्या अंतर है, तो मैं एक सिंपल सी बात आपको बता दूं कि लगभग 75 to 80% वही कानून हैं जो ब्रिटिशर्स बना के गए थे, वही परिभाषाएं हैं जो ब्रिटिशर्स ने दी थी। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। मात्र 20% के लगभग का कुछ चेंज हुआ है, जिसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें चेंज की गई हैं, कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो कानून बने हैं, इनमें कहीं पर भी ये प्रावधान देखने को नहीं मिलता कि अगर कोई बेकसूर व्यक्ति किसी गलत मतलब अपराध में या झूठे मामले में फंस जाता है, तो उसको बचाने के क्या तरीके हैं, इसका कोई प्रावधान कानून में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। हमारा ये मानना है, जो मेरा पर्सनल व्यू है वो ये है कि कानून नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है। अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये है कि कानून अगर नहीं होगा तो फैसला कैसे करेंगे। तो देखिए, कानून अगर फैसला कानून के दम पर ही होगा तो ये जो एक गंदी सोच है, कचरा है, ये अंग्रेज हमारे देश में देके गए हैं। अंग्रेजों के आने के पहले हमारे देश में न्याय के समय कानून को ध्यान नहीं दिया जाता था। जब न्याय होता था, राजा या फिर न्यायाधीश फैसला करते थे, उस समय न्याय परिस्थितियों के अनुसार किया जाता था, ना कि कानून के अनुसार। कानून बहुत लिमिटेड होते थे और अक्सर इस बात पे जोर दिया जाता था कि परिस्थिति क्या कहती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका किसी ने मोबाइल चोरी कर लिया और आपके मोबाइल चोरी जिस व्यक्ति ने किया है वो एक प्रोफेशनल चोर है मान लीजिए, और आपका जो मोबाइल चोरी हुआ उससे आपको बहुत भयंकर नुकसान हुआ। मालूम पड़ा कि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस थे जो आपके लाइफ से जुड़े हुए थे, या कुछ महत्वपूर्ण और चीज़ें थीं, कुछ ऐसे वीडियोस थे, कुछ भी ऐसा जिसका संबंध आपके जीवन से था। अब उसने मोबाइल चोरी कर लिया, कुछ टाइम बाद पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया मान लीजिए और कोर्ट के हवाले कर दिया, तो उसको अधिकतम 3 साल की सज़ा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये कानून कहता है। लेकिन इक्विटी, जिसको हम तर्क या लॉजिक कहते हैं या साम्यता कहते हैं, उसके अनुसार तो उसको बहुत कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा मोबाइल चोरी करने से आपको इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसका दंड उसको जितना भी दिया जा सके वो कम है। तो पुराने ज़माने में जो कानून होते थे उनको ज़्यादा महत्व ना देकर जो परिस्थितियाँ होती थी उसके अनुसार फैसला किया जाता था। यही कारण है कि न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती थी। वरना आजकल ऐसा होता है कि कई मामलों को लेकर आपके देश में कानून है ही नहीं।
तो जब आप जज के पास जाते हैं तो जज हाथ खड़े कर देता है कि भाई हमारे पास तो इस मुद्दे को लेकर कोई कानून नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इससे एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि हमारे जो जज हैं उनको हम न्यायाधीश नहीं कह सकते, इनको हम कानूनाधीश कह सकते हैं या कायदाधीश कह सकते हैं, जो कानूनों के अधीन रहकर काम करते हैं। और वो कानून कौन बनाता है? संसद में बैठे हुए भ्रष्ट नेता बनाते हैं। जब हमसे एक एक वोट मांगा जाता है तो फिर कानून बनाने में हमारी राय क्यों नहीं ली जाती? बंद कमरे में 4 लोग कानून बना देते हैं और वो कानून नेताओं की मन मर्जी के हिसाब से होता है। तो ये तो एक छोटी सी बात हो गई, ठीक है। नए कानून में क्या प्रोविज़न है इस पर हम चर्चा करेंगे और धीरे धीरे इसमें हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल मैं इन कानूनों को पढ़ रहा था, इसमें एक अच्छा प्रोविज़न मुझे दिखा, मैंने सोचा आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं। दोस्तों आप सभी लोग जिनके ऊपर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, और अगर उसमें डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है तो अभी जो प्रोविज़न इसमें किए गए हैं, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको कि सीआरपीसी की जगह पर लाया गया है, इसमें एक अच्छा प्रोविज़न किया गया है और वो प्रोविज़न काफ़ी काम का है। ऐसे लोग जो इन घरेलू हिंसा के मामलों से जूझ रहे हैं उनके लिए प्रावधान काम का है। दोस्तों घरेलू हिंसा के मामलों में डिस्चार्ज का प्रोविज़न देखा जाए तो घरेलू हिंसा एक्ट में नहीं दिया हुआ है और सीआरपीसी में भी अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो घरेलू हिंसा में डिस्चार्ज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो सीआरपीसी थी उसमें प्राइवेट कंप्लेंट से संबंधित प्रोविज़न दिया हुआ था और अगर प्राइवेट कंप्लेंट से किसी को अपना नाम हटवाना हो तो उसका प्रोविज़न भी दिया हुआ था। सेशन ट्रायल का प्रोविज़न दिया हुआ था जिसमें कि अगर सेशन ट्रायल केस चल रहा हो और किसी व्यक्ति को केस से अपना नाम हटवाना हो तो सेशन ट्रायल में कैसे हटाएंगे इसका प्रावधान सीआरपीसी में दे के रखा था। उसके अलावा मजिस्ट्रेट ट्रायल जिसको वारंट ट्रायल भी कहते हैं, इसका प्रावधान भी सीआरपीसी में दिया हुआ था। सेक्शन 226, 227 और मेरे ख्याल से 245, ये 3 सेक्शन थे जिसमें वारंट ट्रायल, सेशन ट्रायल उसके अलावा प्राइवेट कंप्लेंट का ट्रायल अगर चलता है तो एक व्यक्ति जिसको ये लगता है कि वो बेगुनाह है वो अपना नाम हटवा सकता है। लेकिन इसमें समन ट्रायल के मामलों में नाम हटवाने की प्रोसेस नहीं दी गई थी। ऐसे मामले जिसमें कि कोर्ट वारंट जारी करती है, एफआईआर दर्ज होता है, इनको वारंट ट्रायल मामले कहा जाता है। और ऐसे मामले जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती लेकिन आप कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट को लगता है कि इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और कोर्ट एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करती है, ऐसे मामलों को प्राइवेट कंप्लेंट ट्रायल भी कह सकते हैं। और ऐसे मामले जिसमें कि समन आपके घर पे आता है और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है, ऐसे मामलों को समन ट्रायल मामला कहते हैं। घरेलू हिंसा के मामले समन ट्रायल मामले कहे जाते हैं क्योंकि घरेलू हिंसा के मामलों में आपको सबसे पहले एक समन मिलता है और उसके बाद आप कोर्ट में पेश होते हैं। तो सीआरपीसी में समन ट्रायल को लेकर कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था जिसमें कि आप अपना नाम डिस्चार्ज कर सकें। लेकिन जो नई कानून की किताब आई है इसके अंदर सेक्शन 274, 274 इसमें जो है प्रावधान दिया हुआ है कि ऐसे सभी मामले जो समन ट्रायल हैं उसमें अगर कोई व्यक्ति उसको लगता है कि वो बेगुनाह है, वो अपना नाम हटवाना चाहे तो वो अपना नाम हटवा सकेगा, ठीक है, और डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी खबर है और इसका प्रयोग वो सभी लोग जिनके ऊपर ये केसेस चल रहे हैं वो करेंगे। अब कानून में एक प्रावधान ये रहता है कि कानून भूतलक्षी है या भविष्यलक्षी है, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए भविष्यलक्षी कानून का मतलब ये होता है कि ये जिस दिन से लागू होगा उसके बाद ही ये इन्फोर्स में आएगा ठीक है, जैसे 1 जुलाई को लागू हुआ तो अब के बाद जो एफआईआर वगैरह दर्ज होगी उन पे ये सब कानून लागू होंगे, इसको भविष्यलक्षी कहते हैं। भूतलक्षी मतलब रेट्रोस्पेक्टिव, इसका मतलब ये कि जो पुराने मामले चल रहे हैं उन पर भी ये लागू होगा,
तो ये इसका मीनिंग होता है। तो सवाल ये कि हमारे जो नए कानून आए हैं क्या ये भूतलक्षी हैं, यानी रेट्रोस्पेक्टिव हैं, जो पुराने मामले चल रहे हैं उन पर लागू होंगे? तो देखिए इस पे जो हमें जो कानून के जानकार हैं उनसे जो जानकारी मिली तो वो ये मिले कि ये 1 जुलाई से ही लागू हो रहे हैं, तो पुराने मामलों में लागू नहीं होंगे। पुराने मामले जो दर्ज हुए हैं उनमें पुराने ही रूल चलेंगे। लेकिन अगर नए कानून किसी भी तरह से उन केसों को प्रभावित नहीं करते हैं और न्याय दिलाने में मदद करते हैं तो नए कानून भी लागू किए जा सकेंगे पुराने मामलों में। बाकी जितने भी नए मामले आज की तारीख से आ रहे हैं क्रिमिनल के, उन सब में ये नए कानून ही लागू होंगे। तो सेक्शन 274 के तहत आप जो है डिस्चार्ज एप्लीकेशन डोमेस्टिक वायलेंस में लगा सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को प्रूव कर दें कि मेरा इस मामले से संबंध नहीं है और मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो झूठे हैं, तब ऐसे मामलों में आपको कोर्ट डिस्चार्ज कर सकेगी। और क्योंकि अब प्रोविज़न भी आ गया है तो कहीं ना कहीं इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, नए कानूनों में कई प्रोविज़न ऐसे कर दिए गए हैं जो कि किसी को लगता है कि वो सही हैं और किसी को लगता है गलत है। इसमें एफआईआर के प्रोविज़न में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। एफआईआर जो है पहले करना मैंडेटरी होता था, लेकिन अभी इसको पढ़ने से मालूम पड़ रहा है कि अब एफआईआर मैंडेटरी नहीं है। पुलिस को लगता है कि एफआईआर नहीं करना है तो पुलिस एफआईआर करने से मना भी कर सकती है। हालांकि पुलिस तो हमेशा ही एफआईआर दर्ज करने से मना करती थी, लेकिन अब तो पुलिस को कानून का सपोर्ट मिल गया है। दूसरी बात है कि इसमें एक व्यक्ति किसी भी थाने से एफआईआर करवा सकता है, इसमें ये प्रावधान भी डाला गया है। अभी तक क्या होता था कि जिस क्षेत्र में आपके साथ कुछ गलत हुआ आप उसी क्षेत्र के थाने में एफआईआर करवाते थे, लेकिन अब उसमें प्रावधान डाल दिया गया कि आप दूसरे थाने से भी एफआईआर करवा सकते हैं और बाद में वो थाना एफआईआर दर्ज करके संबंधित थाने को आपकी एफआईआर कॉपी भेज देगा। तो इसका मिसयूज भी बढ़ेगा क्योंकि कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ के हम शेर होते हैं, तो हम सोचते हैं कि वहाँ पर उसने एफआईआर दर्ज नहीं की तो मैं अपने इलाके में जाके करवा लेता हूँ। तो ऐसा प्रोविज़न इसमें डाला गया है। हालांकि इस प्रोविज़न पर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ गाइडलाइन जरूर जारी करेगा। बाकी इसमें कुछ और भी चीज़ें घटाई बढ़ाई गई हैं, इसके बारे में हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस में डिस्चार्ज एप्लीकेशन का कंसेप्ट था वो इससे क्लियर हो गया। अब हम प्रावधान के सहित सेक्शन के सहित सेक्शन 274 का इस्तेमाल करते हुए डोमेस्टिक वायलेंस में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं, खुद का नाम भी हटवा सकते हैं। ठीक है, बशर्ते हम ऐसे एविडेंस कोर्ट के सामने रखें और जिस तरीके से हमें एक अच्छी बहस करनी चाहिए और जो हमारी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग जो कुछ भी हो, अगर उसमें हम थोड़ा दमखम लगाएंगे तो ये भी हो सकता है कि आपका नाम भी ऐसे मामलों से डिस्चार्ज हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के धन्यवाद।